जय हिंद बेटा। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अभी अभी पिछले क्लास में पढ़े थे शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। इधर एलसीआर के लिए, एलसीआर के बाद हम लोग शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस पढ़े थे और हम लोगों ने देखा था कि जो रेडियो ट्यूनिंग करते हैं हम लोग, तो कब हमें मैक्सिमम रिजोनेंस मिलेगा, कब हमें क्लियर साउंड भी ऑडिबल होगा हमारे लिए, तो उसके लिए कंडीशन हम लोग पढ़े थे और उसमें शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस हमने पढ़ा था। और उसमें मैंने आपको एक ग्राफ के साथ ये पढ़ा रखा था कि यहाँ पर ओमेगा नॉट था और इधर क्या था ओमेगा 1, और वहीं पर इधर क्या था, इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, हाँ इसके ठीक इधर यहाँ पर क्या था ओमेगा 2 था। अच्छा, और इस पर यहाँ पर करंट क्या था मैक्सिमम आई नॉट, और इस पर देखिए मैंने कहा था कि शार्पनेस हमें कम मिलेगी मैक्सिमम। पहली बात सुन लीजिए, शार्पनेस होता क्या है, शार्पनेस क्या होता है, शार्पनेस को क्वालिटी फैक्टर भी, शार्पनेस पर ही क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है। और शार्पनेस को हम लोग बोलते क्या है, शार्पनेस को इनिशियली हम लोग डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा नॉट, एक मिनट, ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, इसी को हम लोग शार्पनेस कहते हैं, इसी को। और मैंने आपको बताया था कि 2 डेल्टा ओमेगा क्या है, सुनिएगा, यहाँ ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी पर हमें रिजोनेंस मिल रहा है, और रिजोनेंस केस में करंट मैक्सिमम होती है, हाँ या ना, क्योंकि रेजिस्टेंस रिजोनेंस के समय पर सर्किट का कम होता है, मिनिमम होता है। जेड जो इम्पीडेंस था, जेड मिनिमम इक्वल टू आर होता है ना बेटा उस केस में। तो जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो उसमें करंट क्या होगा, इनहेंस होगा, मैक्सिमम होगा, सही है ना। और मैक्सिमम करंट आई नॉट, मैंने बहुत सारे एग्जांपल देकर बताया था, रेडियो वगैरह के लिए बताया था कि जब वो बीच एकदम जिस बैंड की जिस फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर है जिस पे कोई रेडियो स्टेशन है, अगर उस बैंड पर ओवरलैप कर जाती है फ्रीक्वेंसी तो एकदम क्लियर साउंड ऑडिबल होता है हमारे लिए, पढ़ा था ना। लेकिन उसके थोड़ा आगे या पीछे जाते हैं हम लोग, तब भी हमें साउंड सुनाई देता है लेकिन वो क्लैरिटी नहीं रहती, सही है एकदम। तो यहाँ पर भी जैसे आप रेडियो में ही ट्यून करते हैं, बैंड को ट्यून करते हैं, मैंने ऐसे पढ़ा रखा था, मान लीजिए यहाँ पर 91.9 है, 93.5 रेड एफएम है, 98 पॉइंट नहीं 98 पॉइंट क्या 3 होता है क्या, 5 होता है, 98.5, हाँ 5 100.6 पर मेगा में विविध भारती होता है ना, हाँ भाई इस पर विविध भारती होता है, इस पर क्या होता है, इस पर रेड एफएम होता है, इस पर मिर्ची होता है ना। हाँ तो सुनना, अगर यहाँ पर अगर रेडियो के नॉब को आप घुमा रहे हैं, रेडियो के नॉब को घुमा रहे हैं, अगर वो यहाँ पर है तब तो ये साउंड एकदम क्लियर सुनाई देगा, रेड एफएम है, रेड एफएम बजेगा एकदम बढ़िया, ठीक, साफ साफ गाना सुनाई देगा। कौन वाला गाना, देखिए अब इसके, हाँ बस इसके, अरे बस बेटा इधर इसके नीचे जब हम इधर आएंगे तब भी हमें ये साउंड सुनाई देगा इसी बैंड की, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं सुनाई देगा। आपकी बैटरी अभी भी उतनी ही खर्च हो रही है, ऐसे मतलब इन्हीं से जितना आपने तेज मध्यम नहीं किया वॉल्यूम, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर करने पर यही साउंड, इसी का साउंड थोड़ा सा कम सुनाई देता है। क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम पर नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस पर नहीं है, उससे कम या उससे ज़्यादा होगी, सही है ना। तो जैसे आप जब भी रेडियो सुनते हैं तो रेडियो का जब शुरू होता है, प्रसारण शुरू होता है उसका, तो उसमें सबसे पहले यही बोलता है कि 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आप विविध भारती सुन रहे हैं, ऐसे बोलता है, कभी सुने रेडियो में ना, तो ये बोलता है कि इतने मेगाहर्ट्ज़ पे आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं इस समय, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ तो एक मिनट, तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर आएंगे तब भी यही साउंड सुनाई देगा, लेकिन उतने क्लैरिटी नहीं रहेगी। ऐसे यहाँ आएंगे तब भी, ऐसे ऊपर जाएंगे तब भी वही साउंड सुनाई देगा, क्योंकि उसके रेंज के अंदर ही है ना, अभी उसके रेंज के अंदर ही है। जैसे बताइएगा, इस यहाँ आप हमारे थोड़ा पास हैं तो आपको साउंड सुनाई दे रहा है, आप उतना दूर हैं आपको भी सुनाई दे रहा है, लेकिन जितना तेज ऑलमोस्ट आपको सुनाई दे रहा है, ऑलमोस्ट उतना ही आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि आप दूर है तो आपके पास कम वेव्स जा रही होंगी, साउंड वेव्स ना, तो आपको थोड़ा कम सुनाई देगा। आपको तो उम्र हो गया बेटा, इसलिए आपको कम सुनाई दे रहा है। अब सुनिए इधर, शांत रहिए, अब हम पास से बैठे करें नहीं सुनाई दे रहा तो क्या करें, अब ये सुनना हाँ इधर सुनिए। तो अब क्या है कि बस एकदम समझिए, हम जो कहना चाह रहे हैं वो सुनिए पहले। तो यहाँ पर हमारे पास आप नज़दीक हैं तो आपके पास ज़्यादा साउंड जा रही हैं, तो इसलिए आपको इंटेंसिटी साउंड की ज़्यादा होगी, उनके पास इंटेंसिटी साउंड की कम होगी, और दूर जाएगा व्यक्ति तो और कम होगी ना। तो जैसे जैसे आप एक्चुअल सोर्स से दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होगी। तो यहाँ से अगर आप दूर जाएंगे तो वैसे वैसे साउंड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक मिनट, एक ऐसा जैसे हम यहीं से बोल रहे हैं तो कितना दूर तक साउंड जाएगा, आपके घर तक जाता तो घर में बैठ के ना पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ अरे यार
तो ठीक है इधर। तो घर पे अगर आपके साउंड जाता तो घर ही पे ना बैठ करके पढ़ लेते हैं आप ना। तो एक देखिए बेटा, तो यहाँ अब इसके नीचे आएंगे हम लोग, तब भी साउंड सुनाई देगा, इसके ऊपर जाएंगे तब भी सुनाई देगा, लेकिन वो बात नहीं होगी ना। अच्छा अब सुना इधर, तो क्लियर मतलब नहीं सुनाई देगा, लेकिन फिर भी जहां तक सुनाई देगा नीचे और ऊपर, जहां तक सुनाई देगा, मान लीजिए इतना इधर आधा तक आधा इधर तक, तो ये पूरा कहलाएगा बैंड विड्थ। बोलिए बताया था क्या? यस सर। बेटा इधर ये क्या कहलाएगा? पूरा बैंड विड्थ। बैंड विड्थ का मतलब क्या है बताइए? रुके इधर, यहाँ इधर बाद में लास्ट में आप पूछ लीजिएगा इधर कुछ ऐसा है तो इधर देखिए, पहले प्रेजेंट टाइम इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ देखिए, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? बैंड विड्थ। बैंड विड्थ वो एक रेंज है जहां तक उस बैंड की साउंड ऑडिबल होगी। बैंड विड्थ क्या है? जहां तक वो बैंड की साउंड ऑडिबल है हमारे लिए, वही क्या है? हमारा बैंड विड्थ है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर बताइए इतने दूर तक के यहाँ पर साउंड क्लियर एकदम सुनाई दे रहा है? बेटा इधर देखिए आयुष, यहाँ पर साउंड हमें क्या एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है। अगर इससे थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी पर आएंगे, तब भी साउंड सुनाई देगा, और कम आएंगे तब भी आएगा, और कम आएंगे तब भी, लेकिन एक लिमिट तक ना। तो जहां तक फाइनली सुनाई दे रहा है उसके लिए कंडीशन होता है कि करंट कम से कम I0/√2, इससे अगर कम हुआ करंट, सुनिए, हमें वही साउंड सुनाई देगी जिसके लिए करंट या तो इतना और इतना हो, मतलब कि I0√2 से लेकर यहाँ का साउंड कितना, करंट कितना है? I0√2, यहाँ से लेकर के कहाँ पर? बोलिए I0, यहाँ से I0 पे जब रहेगा करंट तब तक सुनाई देगा हमें, और इसके बाद कहाँ तक उतरेगा? तो इसी के सामने कहाँ तक? I0, फिर I0/√2। अगर यहाँ तक लाई कर रहा है करंट, अगर पावर को लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? P0/√2 लिखेंगे, तब पावर कितना कंजप्शन होगा, तो ऐसे यही चीज़ ऐसे पावर के लिए लिख लेंगे। सुनाएगा ऐसी पावर के लिए अभी हम पढ़ाएंगे आपको, ये चीज़ अभी हम पढ़ाएंगे ना। तो बस इतना बताइए, साउंड हमें कितना कब ऑडिबल होगा? हमारे लिए वो रेंज है कि यहाँ I0/√2 से I0 के बीच में अगर करंट होगा तभी हमें साउंड क्लियरली ऑडिबल होगा, तभी हमें सुनाई देगा। उसके आगे पीछे होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। अब बताएं, तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी कितना है? ω2। यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना है? ω1। अब कह रहे हैं कि इससे ही कुछ कम है ना, तो कितना कम है? मान लेते हैं डेल्टा ओमेगा, और ये कितना ज़्यादा है? तो डेल्टा ओमेगा। जितना इधर है उतने ही उधर, जितना फ्रीक्वेंसी नीचे इधर की ओर है उतनी फ्रीक्वेंसी ऊपर भी जाने पर तक सुनाई दे रहा, वही उसका बैंडविड्थ है। तो जितना इधर उतने उधर, तो बताइए पूरा बैंडविड्थ कितना हुआ तब? डेल्टा ओमेगा कितना? 2 डेल्टा ओमेगा। तो पूरा हमारा बैंडविड्थ कितना है? 2 डेल्टा ओमेगा। बैंडविड्थ को बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीटा इक्वल टू हमारा कितना आया? हाँ 2 डेल्टा ओमेगा। और निकालने का तरीका मैंने बताया था ना, ω1 - ω2। कल बताया था ना, बताना नहीं पड़ेगा, पढ़ा चुके हैं। इसको सॉल्व करने पर बेटा ω1 का वैल्यू क्या लिखे थे? ω1 का वैल्यू क्या आएगा बेटा बताइए? तो ω1 इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना है? ω0, और ये कितना है? डेल्टा ओमेगा। तो ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा इज द वैल्यू ऑफ ω1। हाँ यार, और ऐसे ही ω2 का वैल्यू कितना होगा? इस पूरे, हाँ गुड, ठीक ना। तो वही वैल्यू यहाँ पर रख करके देखेंगे तो इतना ही आएगा, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक। तो इसको मैंने सॉल्व किया था, तो कल पूरा इक्वेशन हमारा फाइनल ये आया था, सही है का? अब बताइए ω0 से ω0 टिपा जाएगा, क्या बचा? डेल्टा ओमेगा। बताइए इसको हटा देते हैं, तो डेल्टा ओमेगा, ये ω0 कट जाएगा। हम काट नहीं रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें जरूरत है थोड़ा बाद में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखने के लिए। तो ω0 कैंसिल, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आया R/2L, हाँ या ना? 2 × L, उधर नीचे चला गया, ये कट गया, मन क्या खुद देखो ना। हाँ तो ये दोनों कट गया बेटा, ऐसे अगर नहीं काटे हैं तब भी ना, तो ये दोनों कट गया। तो बताइए डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 2L अपॉन में चला जाएगा, सही है का? ये बताइए क्या है? डेल्टा ओमेगा का वैल्यू में निकल गया। हमें पूरा क्या चाहिए? बैंडविड्थ चाहिए। तो बैंडविड्थ कितना आएगा? क्या करें? डेल्टा ओमेगा निकल गया है, हमें पूरा चाहिए, तो क्या करें? 2 का मल्टीप्लाई डेल्टा ओमेगा 2 बार, तब ना बैंडविड्थ निकलेगा। या ऐसे बताइए बैंडविड्थ का वैल्यू 2 × डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा का वैल्यू क्या है? R/2L, 2 से 2 कैंसिल, बताइए बेटा 2 × इसका वैल्यू हो जाएगा R/2L, 2 से 2 टिपा जाएगा ना, R/L इज द क्या? बैंडविड्थ। सुनाएगा? तो अब सुनिए, द रेशियो ऑफ बैंड किसका? रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, द रेशियो ऑफ रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बैंड पूरा लिख दें,
बैंड विड्थ इज कॉल्ड एज द क्या, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। इसका कहते हैं शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। एक मिनट, यही चीज को ना सुनना, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस इसी पर डिपेंड करेगा। इसको ना बुक में आपको इसको क्वालिटी फैक्टर इसका डेफिनेशन है। अब सुनिए मैं बताता हूँ क्वालिटी फैक्टर क्या है, वो शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस क्या है अभी बताते हैं। फिलहाल इसको क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। क्वालिटी फैक्टर का अगर डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए। द रेशियो ऑफ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, द रेशियो ऑफ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ इज कॉल्ड एज द क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। ओके, तो कैपिटल क्यू इक्वल टू इतना। एक बात बताएं आप, अब इसमें देखिए ये चीज आपको पता हो गया है और ये लिखवा चुका है मैंने। अब इसके बाद देखिए, इसी को मैं अगर ना काटूं, इसको मैं कुछ और तरीके से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखिएगा। ओमेगा नॉट एल अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं क्या? सुनिए कैसे, इधर बेटा डेल्टा ओमेगा नॉट एल अपॉन में आर, सही है क्या? यस सर। इक्वल का साइन ई जाएगा तो ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, सही है क्या? सही है। एक मिनट, ई क्या है? रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? बैंडविड्थ। बेटा ये क्वालिटी फैक्टर हुआ। अभी तो डेफिनेशन मैंने बोला ना, क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, दिस इज द बैंडविड्थ एंड दिस इज द रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ओके नाउ, तो ये क्या है? क्वालिटी फैक्टर। तो बताइए क्वालिटी फैक्टर को हम क्या लिख दें, बताइए? क्यू। हाँ, क्वालिटी फैक्टर को ओमेगा नॉट अपॉन 2, हाँ ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब एक बात और, ई क्या है? तो इसको हम लोग कहेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पर हाँ वही इक्वल ही है ना। अब इसको हम शार्पनेस में देखिए कैसे। अब एक बात और सुनिएगा, एक मिनट, हम इधर का उधर लिख दिए हैं, बराबर ही है। जैसे ए इक्वल टू बी है ना, तो बी इक्वल टू ए भी तो लिख सकते हैं ना। बस यही मैंने लिखा है, सुनिए। ये तो हमने कह दिया कि डेफिनेशन से आ रहा है क्वालिटी फैक्टर। अब सुनना, इसी क्वांटिटी को बोला है, उल्टा लिखा गया है, रुक जाइएगा। ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, दिस इज द मेजर्स, ये मेजर करता है किसको? मेजर्स द शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। इधर सुनिएगा, ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी शार्पनेस को मेजर करती है। कैसे? अभी सुनेंगे हम लोग। ये क्वांटिटी शार्पनेस को मेजर करती है। और तो शार्पनेस क्या होगा, सुनना। अगर मैं कह दूं बैंड विड्थ, ये पूरा शार्पनेस है ना, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो शार्पनेस ज़्यादा कि कम? ये रेसिप्रोकल में है। ये पूरा वैल्यू किसको दे रहा है? शार्पनेस को, रिजोनेंस के शार्पनेस को। एक बात बताइए, अगर इसके जगह मैं ऐसा बना दूं, इसके जगह मैं अगर ऐसा बना दूं, ये ऐसा, बताओ कौन ज़्यादा शार्प है? शार्प मतलब नुकीला, हाँ ये ना। तो जिसकी शार्पनेस जितनी अच्छी, उसका रिजोनेंस उतना ही अच्छा, उसकी साउंड उतनी ही अच्छी। तो बताइए ये ज़्यादा शार्प है ना, तो हमें अच्छा साउंड सुनने के लिए बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? कम चाहिए ना, हमें बैंडविड्थ कम चाहिए। तो बताइए अगर ये वैल्यू, ये बैंडविड्थ है ना, अगर बैंडविड्थ कम होगा, तो नहीं, हाफ की बात नहीं है, बस ये बताइए कम अगर होगा तो रिजोनेंस की शार्पनेस बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी सर। अरे बेटा, ई अगर कम हो जाएगा तो ई पीक बढ़ेगी ना। अगर ये जितना ज़्यादा रहेगा, ये बताइए इतनी ही ऊंचाई के लिए अगर मैं एकदम दूर तक ऐसे खींच दूं, ऐसे दूर तक, तो उसकी बैंडविड्थ बढ़ गई कि नहीं? तो बैंडविड्थ बढ़ गया तो उसकी शार्पनेस कम हो जाएगी, ढलान कम हो जाएगा, स्लोप कम हो जाएगा। समझ आएगा? अब सुनना, इसको तब हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेजर्स द शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस, सही है ना। तो अब इस चीज़ को इसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर ना, बता रहे हैं, इसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस क्या हो गया? ओमेगा नॉट अपॉन, हाँ ये है ना, यही है ना, ये शार्पनेस है। देखिए ये लिखा तो है मैंने, देखिए शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस इक्वल टू, देखिए पहले से लिखा हुआ है ना, ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। तो ये किसको दिखाएगा? शार्पनेस को। और ये किसको दिखाएगा? क्वालिटी फैक्टर को। अब एक बात सुनिएगा, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाई आर, सही है ना। क्वालिटी फैक्टर केवल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। तो क्या सही है क्या? यस सर। Q इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाई आर। इसी को हम कुछ और तरीके से लिख सकते हैं। क्या? सुनेगा, थोड़ा सा तकलीफ ना। आप बताइए, ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है कि नहीं? यस सर। रिजोनेंस के लिए तो इसको ओमेगा नॉट लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। अब बताइए यहाँ से ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी होगा कि नहीं बेटा? होगा ना।
तो अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, तो किसी को एतराज है का? बताइए, सही है ना? तो यहाँ पर यही वैल्यू रखिए बेटा, यही वैल्यू रखिए ओमेगा नॉट का यहाँ पर। तो बताइए एक काम करते हैं, ओमेगा नॉट का वैल्यू रखते हैं 1/√LC, अब बगल में L/R, कोई दिक्कत नहीं ना? इसको क्या मैं 2 बार ऐसे लिख सकता हूँ का 1/√L इंटू √C अलग से लिख सकता हूँ कि नहीं? आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए लिखे हैं ये, यहाँ तक विजुअलाइज है। रुकिए इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं 1/√LC को हम L और √C अलग लिख देते हैं, इंटू क्या है L/R। ए बेटा इधर देखिए L/R, L को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं L इंटू L 2 बार और अपॉन में R, एक ठो टिपा जाएगा। अरे क्या है क्वालिटी फैक्टर ना, तो क्वालिटी फैक्टर क्या आया बताइए 1/R इंटू रूट में L/C। बताइए यहाँ देख के बताइए बेटा, हम इधर L को अगर हम √L इंटू √L 2 बार लिख दे तो कोई दिक्कत? इधर दोबारा नहीं समझाएंगे हम, इधर L को हम अगर √L 2 टाइम्स लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं ना? और नीचे R है, R लिख दिए, √L से √L कैंसिल, तो बताइए 1/R को एकदम आगे, ऊपर √L नीचे √C, तो पूरा को लगा करके √L/C, सही है का? ये है क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला, ठीक है? ओके, यस क्वालिटी फैक्टर का एक और फार्मूला इसी को बता रहे, क्यों ना बता रहे, जब न्यूमेरिकल में लगाएंगे हम फार्मूला तो आप लोग कहेंगे कहाँ से आया, इसलिए बता दूं पहले से, हम अपना रीजन सिक्योर कर रहे हैं कि आप वहाँ पूछे ना कि कहाँ से आया। सुनना, ऐसे इनहेंस होगा आपका माइंड भी, खैर कोई बात नहीं। इधर देखिए, आप मुझसे बस इतना बताइए, ओमेगा नॉट के जगह पर अगर मैं ऐसा लिखूँ तब ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू 1/ω0C होता है ना, सही है ना? ओमेगा नॉट L के जगह बताइए क्या लिख दूं, बोलिए 1/ω/C लिख सकते हैं ना? ये क्या है ओमेगा नॉट L/R है ना क्वालिटी फैक्टर। Yes, sir. तो ओमेगा नॉट L/R, ओमेगा नॉट L को हम क्या लिख सकते हैं 1/ω0C। तो इसी को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इक्वल टू, हमारे पास ओमेगा नॉट L/R है, इस इनिशियली मैंने यही प्रूफ किया है। अब सुना, अभी हम बताएं कि ये क्वालिटी फैक्टर क्यों है, अभी हमको समझाएं कि ये क्वालिटी फैक्टर क्यों है। सुनिए, तो Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L का वैल्यू बोलिए 1/ω0C, तो 1/R को ही छोड़ दीजिए, अब बगल में लिखिए 1/ω0C, तो बताइए 1/ω0CR बोलिए, सही है ना? इस समय में आया कि नहीं? अरे CR लिख देंगे, साथ में लिख देंगे तो समझ में आएगा ना अच्छा से। CR के C में गुणा हो जाएगा, CR हो जाएगा, समझ में आएगा? ओके ना? ओके, खत्म ये। अब क्वालिटी फैक्टर क्यों है ये सुनिएगा। क्वालिटी फैक्टर किस पर डिपेंड करता है? क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करेगा कि कितनी अच्छी, ये बताइए क्वालिटी, जितना कम बैंड विथ उतना अच्छा शार्पनेस, जितना अच्छा शार्पनेस रिजोनेंस है ना, तो जितना कम बैंड विथ शार्पनेस उतना ही अच्छा, जितना अच्छा शार्पनेस होगा उतनी बढ़िया साउंड हमारे लिए होगा। तो बताइए शार्पनेस अच्छा तो क्वालिटी अच्छी, अच्छा साउंड सुनाई देगा ना, शार्पनेस अच्छा तो साउंड अच्छा सुनाई देगा। तो एक बात बताइए, यहाँ से देखिए कहाँ गया, ये है पूरा शार्पनेस, ये देखिए इधर देखिए, ये है शार्पनेस, ये देखिए ये क्या है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस के बराबर ना है बेटा, बोलिए इक्वल, ई का है शार्पनेस और ये क्या है क्वालिटी फैक्टर। तो शार्पनेस जितना अच्छा क्वालिटी फैक्टर भी उतना ही अच्छा, शार्पनेस कम क्वालिटी फैक्टर भी कम। 1 मिनट, ये अगर बैंड विथ ज़्यादा तो शार्पनेस, और शार्पनेस कम तो क्वालिटी फैक्टर भी कम ना बेटा, दोनों इक्वल है ना। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू शार्पनेस ना, शार्पनेस अगर कम हुआ तो क्वालिटी फैक्टर भी घट जाएगा ना, सही ना? शार्पनेस जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा साउंड होगा ना। अच्छा, तो अब देखें यहाँ से और क्या इसमें देख सकते हैं हम लोग। अब क्वालिटी फैक्टर का ये बस हो गया, हमारा पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नया टॉपिक अब हम लोग देखते हैं इस पर। यहाँ से देखिए क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा L/R। L क्या है इंडक्टेंस और R क्या है रेजिस्टेंस। तो अगर इंडक्टेंस ज़्यादा तो क्वालिटी फैक्टर कैसे कम, ज़्यादा ना बोलिए। अगर इंडक्टेंस ज़्यादा तो क्वालिटी फैक्टर भी, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा और क्वालिटी फैक्टर कम, एकदम सही है ना। अच्छा,
अब सुने, रेडियो को जब हम लोग ट्यून करते हैं, अगर हमें क्वालिटी फैक्टर अच्छा चाहिए तो एल को बढ़ाना पड़ेगा और आर को, तो इसलिए जब हम रेडियो को ट्यून करते हैं, उसका नॉब घुमाते हैं, तो पहले हम लोग के जितने अप्लायंसेस आता है उसमें सब में इंडक्टर को फिक्स कर दिया जाता है। वो कंपनी ही इंडक्टर को फिक्स करके देती है, इंडक्टर बना करके फिक्स करके देती है, हम लोग बस आर को घुमा करके आगे पीछे करते हैं, ठीक है ना। आर या फिर सी को, सी मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटर ना, उसको घुमा करके आगे पीछे करते हैं तो हम रिजोनेंस का कंडीशन प्राप्त करते हैं। आपको देखिए, एक मिनट रुकिए पहले, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है कि नहीं? होता है ना। अब यहाँ से आप बताइए, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हम लोग क्या बताए थे? ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/LC, ओमेगा के फॉर्म में, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में 1/2π√LC। बोलिए हाँ या ना, यही ना था। एल फिक्स है तो सी को घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो सी को हम लोग घटा बढ़ा करके अब फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर लाते हैं, मतलब एक्सएल और एक्सी को बराबर करेंगे तभी ना रिजोनेंस मिलेगा। तो एक्सएल फिक्स है और एक्सी को हमें कम या ज़्यादा करना है इससे इसके बराबर करने के लिए, तो इसी को हम घुमाते हैं। जब अगर इसके बराबर हो जाएगा वहीं पे साउंड क्लियर सुनाई देने लगता है। समझ में आ गया? तो ये टॉपिक खत्म। अब अगला टॉपिक क्या है बताइए तो चलें। देखिए, हम लोग को पढ़ना है पावर इन एसी सर्किट, और आपको पता है कि एसी सर्किट कई तरह के होते हैं, केवल आर सर्किट वाला, केवल इंडक्टर का, केवल कैपेसिटर का, तीनों का एलसीआर, आर और सी, एल और आर ना, एल और सी सब अलग अलग है। तो हम लोग को यहाँ पढ़ना है पावर इन एसी सर्किट। पहला आपको पढ़ाते हैं क्या, व्हेन अ रजिस्टर contains only, शांत रहे बेटा, इधर देखिए, शांत रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, व्हेन अ रजिस्टर कंटेन्स ओनली, अगर केवल सर्किट में एक रजिस्टर लगाया, अब आप लोग की बारी है, पूछेंगे क्वेश्चन, केवल अगर सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ है तो आप बताइए दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना। अब पहले एक बात बताइए, अगर सर्किट में केवल रजिस्टर है तो वोल्टेज का इक्वेशन बताइए बेटा। हाँ, अब करंट का इक्वेशन खुशी, आप खुशी हैं? इधर सही है ना, यही ना होगा, यही होगा ना। अब बताइए, आप बताइए इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? हाँ कितना है? 0। फाई इक्वल टू 0 ना, ओमेगा टी, तो यहाँ से फेज डिफरेंस क्या है? फाई इक्वल टू 0। अब यहाँ बताइएगा, पावर इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, जी सर, मना करिए। सुनिए इधर बेटा, यहाँ देखिए, पावर इक्वल टू वी आई, आप क्लास 10th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं ना, 10th में भी है। अभी तो हम खुद ही पावर पढ़ाएं आपको। पावर क्या होता है? द रेट ऑफ वर्क डन। पावर इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन होता है कि नहीं? W/T होता है कि नहीं? होता है ना, शांत रहिए बस हम यहाँ। तो P इक्वल टू W की जगह V इंटू Q होता है कि नहीं? और अपन T, अब V को ऐसे छोड़ दीजिए, Q/T को I कहते हैं। बोलो जी सर। सही है ना, P इक्वल टू VI, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बताइए, तो V का वैल्यू बोलिए यहाँ से। हाँ आराम से, इधर सही है ना, ज़्यादा खुशी हुई है। इधर V का वैल्यू कितना हो गया? V0 साइन ओमेगा टी इंटू I का वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी। बेटा E क्या हो गया? V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, P इक्वल टू ना पावर। अब सुना, फॉर अ कंप्लीट, हाँ कंप्लीट साइकिल मतलब जिसमें पहिया उहिया सब लगाओ, घंटी उंटी को ब्रेक व्रेक सब लगाओ ना, वो साइकिल नहीं, एक साइकिल ना। ये सुनिए बेटा, इधर फॉर अ कंप्लीट साइकिल साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक। कैसे? इधर देखें, तो कंप्लीट साइकिल के लिए इसको प्रूफ भी है, हालांकि आपको प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही सुनिए। आप इधर तो एक बात बताएं, आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2, तो कंप्लीट साइकिल के लिए। तो V0 का वैल्यू क्या लिख दें? V0 के 1/2 यहाँ रखिएगा तो क्या आएगा? 1/2 एकदम आगे, V0 इंटू I0। शांत रहिए, अभी बताते हैं आपको कि कहाँ से 1/2 भी लिखे। रुकिए, शांत रहिए, एक बात बताएं आप, इसको मैं क्या ऐसा, एक मिनट, फॉर अ कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एवरेज वैल्यू इसका 1/2 होगा। एक मिनट, साइकिल द एवरेज वैल्यू
ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1/2। इधर शांत रहिए बेटा। तो हमने 1/2 यहाँ पे लिख दिया। अब बताइए इसको मैं ऐसा लिखता हूँ का V0/√2 इंटू I0/√2 दो बार। आप कहेंगे ऐसा काहे लिखे, अभी पता चल जाएगा, सुनिए। हम लोग को पता है कि IRMS इज इक्वल टू, हम प्रूफ करवाए 0.707 इंटू ना I0, तो यहाँ पर I0/√2 ये प्रूफ करवाए हैं। ऐसे ही मैंने वोल्टेज के लिए यहाँ VRMS और यहाँ पे V0/√2 पढ़े आप लोग है कॉपी में। तो बस वही वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करिए। बताइए P इक्वल एवरेज है ना, तो यहाँ पे पहले एवरेज लगाइए, एवरेज लगाइए। तो एवरेज इक्वल टू बताइए क्या होगा, इसका वैल्यू बताइए VRMS और ये क्या हो जाएगा इंटू IRMS इंटू कर दीजिए, ठीक है ना। ये पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है वाट। तो यही होगा हमारा फार्मूला। और ई का RMS का मतलब जो करंट आप सर्किट में भेज रहे हैं वो RMS है, बताया ना हम। जो करंट इस समय सर्किट में आ रही है वो RMS है और जो वोल्टेज है वो क्या है VRMS है, सही है ना। तो सीधी सी बात कि अगर किसी सर्किट में केवल रजिस्टर लगा है तो ओम का नियम लगेगा, बस काम खत्म। अरे एक मिनट, ओम का नियम नहीं, P इक्वल टू VI लगेगा बस। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट लगेगा बस। लेकिन ये आप कहेंगे ठीक है, इससे मुझे ना एक फ़ायदा ये मिला कि आप लोग को सिंपली मैं इसको अप्लाई करके दिखा पाऊंगा कि अगले वाले पर अगर यहाँ पे रजिस्टर ना हो कुछ और भी लगा हो तो उसके लिए हम सिंपली इसको अप्लाई करके आपको दिखा पाएंगे, इसलिए मैंने बस इसको पढ़ाया, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलें इसको, इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला हेडिंग देखते हैं क्या है। देखिए व्हेन अ सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ, अगर सर्किट में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों लगा हुआ हो तो क्या करेंगे बताइए। पहले आप ये बताओ, सर्किट में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस लगा है, करंट वोल्टेज से आगे या पीछे? करंट वोल्टेज से आगे या पीछे? नहीं पता तो निकाल लेते हैं ना, नहीं पता तो रुक जाओ ना, निकाल लेते हैं ना। इधर बताओ tan phi इक्वल टू, बताओ फार्मूला तो tan phi इक्वल टू XL माइनस अपॉन ये बताओ क्या नहीं है इसमें, ये बताओ। इंडक्टेंस है मतलब L है का, R है का, क्या नहीं है XC ना, तो ये 0 तो क्या आया ओमेगा L अपॉन R tan phi, बोलो ना। ये बताओ पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव तो वोल्टेज आ गया ना, भूल गए ना ग्राफ, भूल गए ना ग्राफ। इस पे भी यहाँ था फाई पर फाई और यहाँ पर करंट था, यहाँ VR था, VR था और यहाँ पे VL माइनस VC था, सब भूल गए ना, याद आ गया, गुड, बोलिए सही है ना। ऐसा नहीं है ना हम जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, पढ़े हैं ना तब। तो tan phi इक्वल टू क्या आया, पॉजिटिव है कि नहीं, बस ये बताइए। अगर पॉजिटिव है तो V विल बी अहेड ऑफ करंट, करंट, हाँ वही बात। V लीडिंग, V इज लीडिंग टू आई, हाँ अरे वाह, लीडिंग टू करंट आई, खाली आई लिख देते हैं, काम खत्म ना। अब मुझे एक बात बताइएगा यहाँ से, ए बेटा बात नहीं प्लीज़, कितने बार हम बोले। तो V इज लीडिंग टू आई, तो जरा बताइए V का इक्वेशन बताइए, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब बताइए I इज इक्वल टू, ये तो एकदम सर्वथा सत्य है, चाहे कुछ भी रहेगा हम शुरू यहीं से करेंगे, ये एकदम एकदम ठीक है, गीता में लिखा हुआ है। तो इधर सुनना, तो हाँ आई ए बेटा I इज इक्वल टू आई नॉट, बोलिए एक मिनट, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, काहे, क्योंकि करंट पीछे है वोल्टेज से, क्या लिखा है। तो अब हमें ये नहीं पता कि कितना पीछे है, अरे π/2 पाई ये सब नहीं पता ना, तो उसको क्या मान लेंगे फाइव, क्योंकि फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, पीछे है तो -5 सही है या नहीं? सही है सर। पहले एग्री करिए तो फिर आगे चलें, सही है। नहीं बेटा π/2 ऐसे नहीं होगा, हमें पता नहीं है क्यों कितना है, हमें भी नहीं पता है कि फाई का वैल्यू कितना है, तो हम ऐसा कैसे कहते हैं। अब फाई का वैल्यू हमें तब पता चलेगा जब ओमेगा एल और आर तीनों पता हो। तो हम क्यों, बस हमें जनरल इक्वेशन पढ़ना है, पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। वो वैल्यू दिया रहेगा तो हम निकाल लिया जाएगा, ओके। ये इक्वेशन हो गया। अब कहाँ लिखें, इधर आ जाए, चलिए इधर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब बताइए बेटा इसके लिए एक मिनट, अब इसका बताइए पावर कितना होगा, पावर डिसिपेशन निकालेंगे कि इधर पावर डिसिपेशन इन किसमें, इन अ एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो पावर डिसिपेशन, तो पावर डिसिपेटेड, हाँ डिसिपेटेड इन द L and R सर्किट, इन L R सर्किट, बताइए क्या लिखूं, P इक्वल टू बोलिए VI, वेरी इंपॉर्टेंट, अरे V का वैल्यू बोलिए
यहाँ से बोलिए बेटा, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। अभी बताइए ये होगा पी। अब यहाँ से वी नॉट आई नॉट एक साथ, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब थोड़ा सा बायो वालों को तकलीफ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैथ का फार्मूला लगेगा। इसको एक काम करते हैं हम लोग, देखिए क्या लिख देते हैं। अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे ऐसा कर दे तो कोई दिक्कत? कहो क्या है, सुनना का है। 2 साइन ए, एक फार्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी। ये फार्मूला होता है किसका? कॉस ए माइनस बी अब माइनस कॉस ए प्लस बी का। मालूम है या नहीं? दिखा दूं एक बार, रुक जाइए, कोई बात नहीं, बायो वालों को दिखा देते थोड़ा सा, देखिए ये हटा देते हैं। यहाँ बताइए कॉस ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस, अब इसका फार्मूला खोलिए, कॉस ए कॉस बी माइनस। अब सुना, प्लस वाले में माइनस वाले में प्लस होता है और प्लस वाले में माइनस होता है ना। तो यहाँ बताइए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जरा बताइए बेटा, इसको माइनस को अंदर भेजिए, दैट मीन्स ये ब्रैकेट को ओपन करिए, है तो ऐसे ही रह जाएगा। ई का हो जाएगा, अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो इसको डायरेक्ट एक लाइन, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए इसको प्लस कर दे रहे, ब्रैकेट को खोल दे रहे हैं। कोई दिक्कत? सुया सही है। अब बताइए क्या कट रहा है? ये देखिए माइनस में, ये देखिए माइनस प्लस में। बताइए साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। यस सर, सही है ना? तो 2 साइन ए साइन बी आया ना कि नहीं? इसलिए मैंने ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया था। ओके ना? अब सुनना क्या होगा, इसको हम कहते हैं वी नॉट, हाँ वी नॉट अपॉन √2 कर लेते हैं, आई नॉट अपॉन √2 कर लेते हैं। नीचवा वाले को नहीं समझे, एक लाइन बढ़ा दें? नहीं बढ़ा दे रहे हैं, रुको। आप लोग ऐसे देख रहे हो जैसे हम कोई अपराध कर रहे हैं। तो इधर 1/2 ई, बताओ 2 ई, देखो ई क्या है? ए के जगह, और ये क्या है पूरा? बी के जगह। तो इसको हम लिखेंगे जब तो क्या लिखा है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो बताइए कॉस ए के जगह बोलिए ओमेगा टी कॉस ए माइनस बी माइनस इसका वैल्यू बोलिए ओमेगा टी प्लस 5। माइनस है ना, बनाना पड़ेगा इसको भी का नहीं ना, इधर टेस्ट। बताइए बेटा, इधर देखिए कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अब क्या है? माइनस कॉस ए का वैल्यू कितना है बेटा? ओमेगा टी, अब प्लस ये ओमेगा टी माइनस 5। सही है क्या? सही है ना? अब इधर देखिए वी नॉट आई नॉट, इस 2 को हम एक काम करते हैं, इसको √2 इसके नीचे भी और √2 इसके नीचे भी लिख दे, कोई दिक्कत? आपको पता है क्या बनेगा? ये VRMS बनेगा और ये IRMS। ये क्या बनेगा? VRMS और ये, हाँ इसलिए ऐसा कर दिया। अब बताइए इसको जरा देखिए बेटा, ई का हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा? cos 5। यस सर, और माइनस ई का होगा cos 2 ओमेगा टी। अरे ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, अरे बेटा ओमेगा टी क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा टी और माइनस 5। सही का? फॉर अ कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल की अगर बात करें तो कॉस का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। इसका यहाँ पर पहले बताइए ये टाइम डिपेंडेंट है कि नहीं? फॉर अ कंप्लीट साइकिल, किसी भी साइकिल की अगर हम बात करें, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें इसमें और इसका मल्टीप्लाई करें इसमें, तो ई देखिए ई क्या है? टाइम है इसमें ना, इस वाले में टाइम नहीं है। तो फॉर अ कंप्लीट साइकिल, सीधी सी बात बताइए, टाइम पर कौन डिपेंड कर रहा है? सेकेंड टर्म ये। तो इसका फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल 2 cos 2 ओमेगा टी विल बी 0। 2 ओमेगा टी माइनस 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? पूरा 0। तो ये ओमेगा टी इक्वल टू, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है ना, ये टाइम डिपेंडेंट है, और cos का एक चक्कर कंप्लीट करने पर 2 पाई पर वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। टी के जगह पर अगर आप एक चक्कर रखेंगे तो कैपिटल टी आएगा। कैपिटल टी का वैल्यू क्या होता है बताइए? 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा यहाँ रखेंगे, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 पाई 2 का 4 पाई इंटू आएगा, तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। सीधी सी बात, एक एवरेज वाले में कॉस का वैल्यू ऊपर चलेगा तो 360 वाले में 0 आता है। बस ये टाइम डिपेंडेंट है। एवरेज वैल्यू आप लोग को मैं पढ़ाया भी तो हूँ, एवरेज वैल्यू एक साइकिल में 0 होता है। हाँ, तो ई हो गया 0, तो इसको ना लिखेगा
विल बी 0, तो इसको छोड़ दिया। अब बताइए क्या आएगा, बताइए क्या पड़ा, P इक्वल टू एवरेज है ना, एवरेज बोल दिया है ना कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज, तो P इक्वल टू बोलिए एवरेज वैल्यू ही 0 होता है ना, तो एवरेज वैल्यू के लिए मीन लिखना पड़ेगा P के ऊपर, P मीन इक्वल टू इसको क्या लिख दो बोलिए VRMS इंटू बोलिए इसको IRMS इंटू क्या बचा बेटा cos 5, बस खत्म। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट क्या, दिस वैल्यू cos 5 जो है इसको हम लोग कहते हैं, एक बात और सुनिए, हो सकता है बुक में इसको केवल V और इसको I लिखा रहेगा, जानते हैं क्यों, क्योंकि हमारे सर्किट में जो V और I होता है वो RMS ही होता है, पढ़ा रखे हैं ना, हैं ठीक है, 1000 बार बता चुके हैं, 1001वां बार बताने जा रहे हैं क्या, कि हमारे सर्किट में जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है VRMS, और जो करंट होता है वो IRMS। हम बताए थे कि क्यों, क्योंकि वो ना तो फुल साइकिल के लिए मेजर कर पाएगा ना तो हाफ साइकिल के लिए, नहीं तो वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, बताए थे ना। और ये भी बताए थे कि अगर एवरेज वैल्यू देखेंगे तो आएगा 0, सर्किट में ऐसे पता एवरेज वैल्यू मीटर बता रहा है कि 0 है, कोई वोल्टेज नहीं है, कोई करंट नहीं है, छू दिए टिपा गए, बताए थे कि नहीं, छू दिए टिपा गए, क्योंकि उसमें कोई करंट है ही नहीं, ऐसा मीटर कह रहा था। कंप्लीट साइकिल के लिए करंट का वैल्यू 0 है कि नहीं प्रूफ करवाया ना, तो अमीटर कहेगा कि इसमें करंट है या नहीं है, लेकिन छू देंगे तो टिपा देंगे, ठीक है ना। तो बस ये बताइए यहाँ पर कहेंगे cos 5 वेयर cos 5 इज द क्या कहलाएगा बेटा, cos 5 कहते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। अब सुनना क्यों पावर फैक्टर कह रहे हैं, इसका वैल्यू बताइए, P का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि केवल V और I पर, बल्कि ये फाई पर भी डिपेंड कर रहा है, और फाई क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस, तो फाई पर भी डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए बताइए एक ऐसा फैक्टर है V और I के अतिरिक्त, एक ऐसा फैक्टर है इसमें जिस पर कि वोल्टेज पावर डिसिपेशन डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको पावर फैक्टर कहेंगे। ये जितना ज़्यादा, एक बात बताइए मैक्सिमम वोल्टेज पावर डिसिपेशन कब होगा, जब फाई का वैल्यू कितना हो, 0, गुड, cos 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, और 1 होगा तो, और एक बात और, फाई 0 कब होता है, फाई 0 कब होगा, जब सेम फेज में होगा बेटा, फाई वोल्टेज और करंट में सेम फेज कब मिलता था, आर और केवल रेजिस्टेंस सर्किट में, केवल रजिस्टर वाले सर्किट में ना, तो रजिस्टर वाले सर्किट में पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं, तो रजिस्टर वाले सर्किट में सबसे ज़्यादा पावर खर्च होगा, पावर डिसिपेशन होगा, सही है ना। तो चलिए अब आपका दूसरा क्लास हुआ ना, हाँ तो हाँ ये खत्म हो गया, ठीक है, पावर फैक्टर समझ में आ गया ना। इधर सुनिए पावर, एक बेटा पावर फैक्टर से इससे cos 5 से न्यूमेरिकल लगेगा हम लोग का, ओके ना। तो चलिए इस पर हम आपको थोड़ा सा, मुझे 5-10 मिनट का टाइम चाहिए, हालांकि आज नहीं हो पाएगा, आपका क्लास है, लेट हो गया ज़्यादा, तो हम इस पर बस 2-4 मिनट का टाइम चाहिए, केस 2 केस बस पढ़ाना है ना, हाँ तो बस नहीं 4 केस है, 4 केस है, तो वो मुझे पढ़ाना है, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी, और ये बस इसका LC ऑसिलेशन कल स्टार्ट करेंगे, 2 टॉपिक और बचा हुआ, ठीक है, थैंक्स फॉर